दगड़ियों, वर्ष 2025 खामोशी के साथ जा रहा है। यह वर्ष कैसा रहा और कैसा रहा तो क्यों रहा, इस विषय पर बहुत बहस हो सकती है। सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के लोग पूरी कोशिश करेंगे यह बताने की कि यह वर्ष तो बहुत अच्छा रहा, और विपक्ष के लोग उन तमाम खामियों को सामने लाएंगे ही जो खामियां इस वर्ष की बड़ी खामियों के रूप में चिन्हित हुई हैं। साधारण सी भाषा में कहें तो उत्तराखंड राज्य नगर और गांवों में फैला हुआ एक राज्य है, और जब नगर की सीमाएं खत्म होती हैं तो विशाल सीमाएं ग्रामीण क्षेत्रों की शुरू हो जाती हैं। हमारे गांव में तेजी से पलायन बढ़ रहा है, और इस वर्ष तो पलायन की गति अन्य वर्षों की बनिस्बत चौंकाने वाली रही है। रिवर्स पलायन की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। एक आध दो कोई घटनाएं अगर है तो बस उसी को सरकार की उपलब्धियों के रूप में परोसने का प्रयास भी होता है। दगड़ियों, पलायन के कारणों को सरकार कभी नहीं छुएगी। हमारे गांव में बाघ, भालू, सुअर किस प्रकार का आतंक मचाए हुए हैं। सरकार को डुगडुगी फिरवानी पड़ रही है कि शाम के समय घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को स्कूल अकेले ना भेजें, जंगल में घास काटने जाते हैं तो अकेले ना जाएं, शोर गुल हल्ला गुल्ला करते हुए जाएं। यानी सरकार ने स्वीकार तो लिया है कि हिंसक जानवरों के आतंक से जनता त्रस्त है, लेकिन इस त्रस्तता को छूने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है, नहीं दिखा पा रही। यदि सरकार गांव वालों से पूछे कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो गांव वाले दो टूक शब्दों में कहेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को जिस कड़ाई से लागू करने के कानून बने हैं को समाप्त कर दिया जाए, समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षालय हैं उनकी हालत बद से बदतर है, और शिक्षालयों से अधिक बुरी स्थिति चिकित्सालयों की है। और यह हालत गत वर्षों की बनिस्बत वर्ष 2025 में अधिक दुर्गति के रूप में सामने आई है। उसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। सरकार भी जानती है कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से फिसक दी है, लेकिन धीरे 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 स्कूल और स्वास्थ्य से सरकार अपने हाथ खींच रही है। दगड़ियों, पलायन का जो बड़ा कारण है, जिस ओर सरकार झांकना नहीं चाहती, छूना नहीं चाहती, वह है तेजी से बढ़ गई भूमिहीनता। खाता है, खतौनी है, खसरा है। वो जो जमीन है वो अब 5% भी बमुश्किल जनता के कब्जे में है या जनता के स्वामित्व में है। और उस जमीन की हालत भी इतनी क्षारीय हो चुकी है कि उसमें खेती करने के लिए उस जमीन को बड़े उपचार की जरूरत है। अब उस क्षारीय जमीन से, उस खट्टी जमीन से क्या पैदा हो सकता है? और इस साल में गौर करने का यह है कि जो हम सड़कें मांग रहे थे, हम छोटी छोटी सड़कें मांग रहे थे, 1 लेन और 1.5 लेन। 1.5 लेन से बड़ी सड़कें हमने कभी मांगी ही नहीं, और हमसे कहा जा रहा नहीं, हजारों लाखों पेड़ कट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम सड़कें बड़ी बनाएंगे, 4 लेन की बनाएंगे। यानी हम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की छाती पर इतने बड़े घाव दे देंगे जिन्हें फिर संभालना मुश्किल होगा। इस साल में एक अंतिम छोर में जब हम आए तो हमें आशा की एक लकीर दिखाई दी,
वो लकीर दिखाई दी अरावली से। अरावली को जब बड़ी कंपनियों को सौंपने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी एक प्रकार का आदेश निकल गया, और फिर जो अरावली में एक गुस्सा सामने आया, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। कल की बात है। क्या है कि जनता अगर जागरूक है तो सर्वोच्च न्यायालय की भी रूह कांपती है, ये अरावली ने बताया। अब अरावली एक ऐसा भूभाग है जहां या 3-4 प्रांतों का शासन प्रशासन बैठता है। और अब विधानसभाएं फिर कोशिश करेंगी, क्योंकि जो विधानसभाएं हमारे ऊपर हैं वो दरअसल लोककारी नहीं है, और जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारे नहीं होते, वो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं। और राजनीतिक दलों का चंदा कहां से आता है आपने देख लिया। जब मैं अरावली की बात कर रहा हूं तो मेरे को बागेश्वर याद आ रहा है। बागेश्वर में लंबे समय से जो खड़िया का एक बहुत बड़ा कारोबार था, मैं इसको अभी कारोबार शब्द के साथ ही जोड़ूं, लेकिन वो कारोबार तहस नहस कर रहा था यहाँ की नदियों को, यहाँ की नौले धारों का, रास्तों का, हमारी परंपरागत सभ्यताओं की जो तहस नहस वो कारोबार कर रहा था, वो अचानक मीडिया समाचारों की रपटों के माध्यम से उच्च न्यायालय की संज्ञान में आ गया, और उच्च न्यायालय ने खड़िया को तब तक के लिए रोका हुआ है जब तक उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करता है। फिर बीच में खड़िया वाले गए, साहब हमारा खुदा हुआ माल बाहर निकालना है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, ठीक है आपकी खड़िया है, लेकिन सरकार बाहर निकालेगी। क्योंकि उच्च न्यायालय देख रहा था कि क्या क्या बदमाशियां खनन के नाम पर हो रही हैं। कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, वही सर्वोच्च न्यायालय जो अनफ फनफ में फैसला देता है अरावली के खिलाफ, और फिर जनता से डरा हुआ उच्च न्यायालय फैसले को वापस लेता है, अपने फैसले को वापस लेता है। उसी उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए, पता नहीं उच्च न्यायालय ने क्या सुना। यदि उच्च न्यायालय ने सिर्फ सरकार से ही सवाल पूछे तो हम बता दें कि खड़िया का जो खतरनाक खेल बागेश्वर जनपद में है वो तो सरकार के ही दुष्कर्मों का परिणाम है। सरकार को हिमालय हिमालय नहीं दिखता, सरकार को पर्वत श्रृंखलाएं नहीं दिखती, सरकार को नदियां जीवनदायिनी नहीं दिखती हैं। उनको तो सिर्फ जमीन दिखती है, और जमीन के अंदर का खनिज दिखता है, और खनिज कारोबार से जुड़े हुए अपने लोग दिखाई देते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं देखा, तो कहा नहीं, आप अपनी जो आपका खुदा हुआ सामान है, खुदा हुआ आपकी जो खड़िया है, उसको निकाल लीजिए। एक तरीके से हाईकोर्ट उत्तराखंड की जो थी उसके फैसले को दरकिनार कर दिया, लथिया दिया कहा जा सकता है। और जो खड़िया कारोबारी थे, लेकिन उन कारोबारियों की को एक साहस मिल गया कि सर्वोच्च न्यायालय से उनके पक्ष में फैसला हो सकता है। और उसके बाद करीब 30-35 खदानों के मालिक कंपनियां सर्वोच्च न्यायालय चली गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उन कंपनियों को सुना, उन लोगों को सुना। बेहतर होता सर्वोच्च न्यायालय उन उस ग्रीवांश को भी सुनता जो उच्च न्यायालय ने बनाकर खड़िया क्षेत्रों में भेजा था, और जिन्होंने बृहद अध्ययन किया था कि स्थिति क्या है। लेकिन शायद सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं सुना, और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से ही पूछा। राज्य सरकार तो खड़िया वालों के ही साथ खड़ी रही, और उन्हीं की कृपा से यहाँ खड़िया का कारोबार है, तो उन्होंने वही कहा होगा जो खड़िया वाले चाहते होंगे, और एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय से आ गया। और उस फैसले के बाद पहाड़ डरा हुआ है बुरी तरीके से, नदियां सहमी हुई हैं, नौले सहमे हुए हैं, धारे सहमे हुए हैं, रास्ते सहमे हुए हैं, और यहाँ का मूल निवासी, यहाँ के नागरिक सहमे हुए हैं कि क्या उच्च न्यायालय गंभीरता से जो अध्ययन कर रहा है, उस अध्ययन को
उस शोध को सर्वोच्च न्यायालय प्रभावित कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय के अगर हम फैसले को पढ़ें तो लगता तो ऐसा ही है कि वो उच्च न्यायालय को इशारा कर चुका है कि आप जल्दी से फैसला कीजिए, तो फैसला होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। और जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने अभी ये फैसला दिया और जिसको खिलाफ जनता में आक्रोश भी है, उसे तो लगता है कि यह सर्वोच्च न्यायालय का आशीर्वाद उस खनन तंत्र को मिल जाएगा जो खनन तंत्र हिमालय को हिमालय नहीं समझता है, नदियों को नदी नहीं समझता है, नौलों को नौला नहीं समझता है, धारों को धारा नहीं समझता, गधेरों को गधेरा नहीं समझता। और जिस खनन तंत्र ने खनन क्षेत्र में पूरी पारिस्थितिकी को छिन्न भिन्न कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, नदियों के तालाब खत्म हो गए, नदियों के अंदर जो विविध जैविकता थी वो खत्म हो गई है खनन क्षेत्रों में। वो सर्वोच्च न्यायालय के शायद संज्ञान में या तो लाया नहीं गया या सर्वोच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन फिर भी अभी इस वर्ष यहां के आवाम को उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर भरोसा है कि ऐसा फैसला मिलेगा कि हिमालय भी बचेंगे, हिमालय की नदियां भी बचेंगी और एक खतरनाक जो खनन है वो रुकेगा। और खनन को लेकर हम बता दें कि पहाड़ में जितना भी खनन है वो उसी 5% भूमि में है जो जनता के स्वामित्व में है और जो बहुत छोटी छोटी जोतों के रूप में विभक्त हो गया है। और यही छोटी छोटी जोतें, इतनी छोटी जोतें हैं कि लोग पलायन करने को विवश हैं। और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में अगर कोई उन जोतों का स्वामी बैठा है, उससे लग जाए कि यार हमें 1-2 लाख 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं किसी खनन कंपनी से, तो एनओसी देने में देर नहीं करते हैं। खैर, अरावली ने इशारा तो किया है सरकारों को भी और न्यायालयों को भी कि फैसला दें, लेकिन सर्वहिताय, सिर्फ कॉर्पोरेट के पक्ष में नहीं। इसलिए ये साल वर्ष 2025 अगर एहसानमंद है तो अरावली का है। इतनी खराब कि बगल के प्रांत का एक नौजवान छात्र पढ़ने के लिए हमारे राज्य की राजधानी देहरादून में आया हुआ था, पढ़ रहा था। उसको चाइनीज कहा गया, बहुत मतलब अब शब्द जो सामने आ रहे हैं। वो कहता रहा मैं भारतीय हूं और बहुत बुरी तरह से उसको पीटा गया, मारा गया। आज की तारीख में जब मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं तो इस घटना से पूरा का पूरा पहाड़ उद्वेलित है और आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो रहा है। भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं, पुरानी कहावत है। वैसे तो चेहरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब इसी देश में एक राजनीतिक दल कहता है कि आदमी को कपड़ों से पहचानिए, रहन सहन से पहचानिए, दाढ़ी मूछ से पहचानिए या चेहरों से पहचानिए, तो ये संदेश तो बहुत खतरनाक गया। और ये देहरादून में अभी प्रमाणित भी हुआ है। या कुमाऊं को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भाषाओं के हिसाब से भी विभक्त करूं तो जो मेरा पूर्वी क्षेत्र है उसमें जोहारी भाषा है, रंग भाषा है, और वहां जो चेहरे हैं, वहां जो बनावट और बनावट जीवन को जीने की है, आप तो कल के दिन कह देंगे आप तो चाइना जैसे दिखते हैं, आप बदतमीजी की सारी हदें पार कर देंगे। ये अभी हमने देहरादून में देखा है। इसलिए 2025 एक चिंता और दे गया कि आप तो बहुत नीचे गिर चुके हैं, पतित हो चुके हैं। यानी कि अब हमारे ही लोग आपको विदेशियों जैसे दिखेंगे। हिमालय में भाषा और चेहरे बदलते हैं, ऊंचाइयों के हिसाब से बदलते हैं, गहराइयों के हिसाब से बदलते हैं। ये बात शायद वो राजनीति की समझ में नहीं आती जो राजनीति देश में, देश के प्रांतों में राज्य करने के लिए किसी भी स्तर तक हेट स्पीच का सहारा लिए हुए है।